गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ इस सीरीज के अंतर्गत संरचना के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर पहुंचता रहे। एक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को वर्तमान में प्रैक्टिस सीरीज, साथ में मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज और समसामयिकी के साथ साथ हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा अलग से कर रहे हैं और आपके सामने हम कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी भेज रहे हैं। तो आप इन सभी सीरीजों का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। आइए इसी के साथ आज हम प्रारंभ करते हैं और आज का जो हमारा विषय वस्तु है, यह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमको डिस्क्राइब करना है। हम लोग जब इससे पूर्व एक एपिसोड में यह डिस्कस कर रहे थे कि पृथ्वी की सतह अस्थायी एवं परिवर्तनशील है। यह अस्थायी एवं परिवर्तनशील क्यों है, इसके लिए कुछ बल की चर्चा की गई थी। इसमें कुछ बल थे जो आंतरिक भाग से संबंध रखते थे, तो हमने अंतर्जात बल कहा था। कुछ बल थे जो बाह्य भाग से संबंध रखते थे, जिसको हमने बहिर्जात बल कहा है। अंतर्जात बल के विषय में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है एक एपिसोड में। इसी प्रकार से एक एपिसोड में हमने बहिर्जात बल के विषय में भी कंप्लीट डिस्कशन किया है। लेकिन जो अंतर्जात बल होता है, इस अंतर्जात बल का संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, इसलिए हमको पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना को जानना आवश्यक हो जाता है। तो आज उसी कॉन्सेप्ट को समझने का हम प्रयास करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से निर्मित हुई है। वैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो हमको ज्ञान प्राप्त है, इसके लिए कई सिद्धांत बताए जाते हैं। अगर हम इन सिद्धांतों की चर्चा करें तो क्रम से हमको मिलता है, किसकी बात कर रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कई सिद्धांत विद्यमान है, जिसमें सबसे पहला था ताप पर आधारित सिद्धांत। क्या है? ताप पर आधारित सिद्धांत। इसी प्रकार है दाब पर आधारित सिद्धांत। क्या है? दाब पर आधारित सिद्धांत है। घनत्व पर आधारित सिद्धांत है। घनत्व पर आधारित सिद्धांत है। साथ में हमको मिलता है भूकंप शास्त्र पर आधारित सिद्धांत। क्या है? भूकंप शास्त्र पर आधारित सिद्धांत। इतने सिद्धांत हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में परिभाषित करने का कार्य करते हैं। जिसमें से जो सबसे प्रोमिनेंट सिद्धांत है, इसके विषय में सर्वाधिक मान्यता है, सर्वाधिक वैज्ञानिक साक्ष्य हमारे सामने उपस्थित हैं, वह है भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। इसी के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बेहतर ढंग से डिफाइन किया गया है और इसी का सहारा लेकर के हम आपके साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना का डिस्कशन करने चल रहे हैं। अभी तो हम सिद्धांत के बारे में डिफाइन नहीं करेंगे, हम बस इतना बता देंगे कि इन चारों सिद्धांतों का जो निचोड़ है वह क्या है, वह हम आपके सामने आज हम प्रस्तुत करेंगे कि पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यह किस प्रकार से निर्मित है, उसको आज हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें आंतरिक संरचना के विषय में, तो आंतरिक संरचना के विषय में हमको कुछ इमेज याद करना है। अगर देखा जाए जो पृथ्वी है, पृथ्वी तीन भागों से मिलकर के बनी है। अगर हम इस तरह से डिफाइन करें तो यहाँ पर एक हम आपके सामने पहले इमेज बना देते हैं। इमेज को आप ध्यान से, ये हो गया मान लेते हैं पहला। क्या है? एक थोड़ा कलर यहाँ पे हम बदल देते हैं, आपको दिखाई। ठीक, फिर हम बात करते हैं, एक दूसरा ले लेते हैं। दूसरा पार्ट हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको स्पष्टता रहे। दो पार्ट,
प्रकार तीसरा भी पार्ट होता है। अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें प्रकार से, ये हो गए। तो यहाँ पे हमको समझना क्या है, ये जो तीन पार्ट हैं, अंदर का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर है। ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं, ये है मेंटल है। क्या है? मेंटल है। और इसके बाहर का जो पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। और इसी को क्या, इसी को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को जो समझना पड़ता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते आते हैं यहाँ, क्योंकि कोर को नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? अब होता क्या है, ऐसे जब एक पार्ट यहां से ऐसे कट कर लिया जाता है तो इसके तीन पार्ट मिलते हैं, एक, दो, तीन। अर्थात हमारी जो पृथ्वी है यह तीन पार्टों से मिलकर के बनी है, जिसमें कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है। सबसे अंदर वाला जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं? कोर। इसके बाहर वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं मेंटल, और सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं क्रस्ट। इसी को जब हम इस शेप में, अर्थात इसके कह सकते हैं सतह से, पृथ्वी की सतह से जब केंद्र तक के एक पार्ट को हम निकाल लेते हैं कट करके, तो आपको इस प्रकार से एक इमेज नजर आता है। अर्थात वह ऐसा हो जाता है प्रकार के शेप, ऐसा से। अर्थात 1 2 3। इतनी बातें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि 1 का तात्पर्य है क्रस्ट, 2 का तात्पर्य है मेंटल, और 3 का तात्पर्य क्या है? कोर है। ये बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। इसके पश्चात अब थोड़ा हम बात करते हैं आगे चल। यहां पर अब इसी इमेज को हम बना रहे हैं कि जो आपके सामने हमने कट करके दिखाया था। यहां पर अगर हम बात करें तो यह जो पार्ट है सबसे ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट है। के पश्चात आता है मेंटल, तीसरा पार्ट है जिसको कहते हैं। अगर आप सतह से, कहां से? सतह से सेंटर तक चले, कहां तक चले? केंद्र तक चलें, सतह से केंद्र। तो हम बात करते हैं यहां पर जो केंद्र है, केंद्र की जो गहराई है यह है 6371 किलोमीटर। अर्थात जो पृथ्वी का रेडियस है यह 61 यहां पर है 6371 किलोमीटर। कितना है? 6371 किलोमीटर पृथ्वी का रेडियस है। सतह से जब आप केंद्र तक जाते हैं तो इतनी गहराई तक आपको, हमको बातें स्पष्ट करनी चाहिए। यह आपका पहला पार्ट है, यह आपका दूसरा पार्ट है, यह आपका तीसरा। इतनी बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। अब हम आगे थोड़ा इसको और ज्यादा डिफाइन करने का कार्य करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें कि जो क्रस्ट, मेंटल, कोर है यह किससे किससे बने हैं, क्या भी हमको समझना है। और ये सब जो बातें बताई जा रही हैं यह किसके माध्यम से बताई गई हैं? तो एडवर्ड स्विस महोदय के द्वारा। किसके द्वारा बताई गई हैं? तो एडवर्ड स्विस महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? स्विस, SUESS। एडवर्ड स्विस महोदय के द्वारा ये बातें बताई गई हैं। आपसे पूछा भी जाता है। यहां पर जो पहला पार्ट है क्रस्ट है, यह किससे बना है? यह सियाल से बना, सिलिका और एल्युमिनियम से बना है। दूसरा पार्ट जो है यह सीमा से बना है। तीसरा पार्ट जो है यह नीफे से बना है, निकिल और फेरस से बना है। पहले में कौन है? तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम। कौन है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो है यह है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। तीसरा पार्ट जो है इसमें है निकिल। क्या है? निकिल है, और प्लस फेरस। क्या है? निकिल प्लस फेरस। यहां पर करिएगा, निकिल प्लस फेरस। फेरस का तात्पर्य होता है लोहा। तो यह इसके सेंटर में है। तो स्वाभाविक सी बात है, ऊपर के मटेरियल में हल्के पदार्थ हैं और आंतरिक भाग में भारी पदार्थ हैं। तो इस आधार पर जब नीचे की तरफ आप जाते हैं तो घनत्व बढ़ता चला जाता है। अगर हम ऊपर की बात करें, ऊपर की जो डेंसिटी है यह लगभग लगभग आपको मिलती है 2.8, और नीचे जब जाते हैं तो यहां पर आपको 14 से 15 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की डेंसिटी मिलती है।
आंतरिक भाग में पहुंचते पहुंचते, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचते पहुंचते घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। इन सब के पीछे क्या कारण है, ये सब सिद्धांत में बताए गए हैं। जो सिद्धांत हमने लिखा था, घनत्व पर आधारित सिद्धांत क्या है, ताप पर आधारित, दाब पर आधारित, वो सारे सिद्धांत है जिसके विषय में हमको समझना चाहिए है। अभी तो सिर्फ हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि जो सबसे पहला पार्ट है जिसको सिलिका कहते हैं, सीमा कहते हैं और नीफे कहते हैं, अर्थात क्रस्ट ही आपका सियाल है और मेंटल ही आपका सीमा है और कोर ही हमारा नीफे है। इसके पश्चात अगर हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के क्रम में हमको एक विषय वस्तु और ध्यान में रखनी है और वह ये है कि जो यह क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, अर्थात जो सियाल है और सीमा है, साथ में जो नीफे है, निकिल और फेरस, इन सबको अलग करने वाला एक पार्ट है जो इसको विभक्त करता है। तो यहां पर इस प्रकार से हम होगा, अर्थात हम बात करें क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाले अर्थात असंतति को क्या नाम देते हैं, तो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो क्या केवल इतनी ही डिसकंटिन्यूटी है? क्या नहीं, इतनी ही नहीं है बल्कि और है। तो जो क्रस्ट है, क्या जो क्रस्ट है, यही तो हमारा क्रस्ट है ना, यही हमारा क्रस्ट है, या हमारा मेंटल है, या हमारा कोर है। बातें तो हो गई। कोर की गहराई कहां तक है? 6371 किलोमीटर तक है। फिर ये जो गहराई है, ये वाली, ये आपको कहां तक मिलती है? ये है 2900 किलोमीटर तक। यह कहां तक है? यह लगभग लगभग 35 किलोमीटर, ये 0 किलोमीटर। ये बातें आपको ध्यान रखना है। अर्थात पृथ्वी की सतह से 35 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। 35 से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई को हम लोग मेंटल कहते हैं। 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर की गहराई तक के क्षेत्र को हम लोग कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और ज्यादा हम एलोबरेट करते हैं, थोड़ा और ज्यादा डिफाइन करते हैं। यहां पर होता क्या है, इस जैसे हमने कहा कि क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला भाग होता है, उसी प्रकार मेंटल और कोर को भी अलग करने वाला भाग होता है। लेकिन क्या इतने ही भाग होते हैं? क्या नहीं। हम कहेंगे कि क्रस्ट के भी दो पार्ट हैं, मेंटल के भी दो पार्ट हैं और कोर के भी दो पार्ट हैं। तो सभी एक साथ देख लेते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो हम फिर से एक इमेज बना रहे हैं और थोड़ा सा आपको धैर्यपूर्वक हर पॉइंट को बहुत कंसंट्रेट होकर समझ। यहां पर अगर हम बात करें कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट का दो भाग होता है। इसी प्रकार क्रस्ट और मेंटल को विभक्त करने वाली भी क्या होती है? मेंटल को भी दो भाग में विभाजित किया जाता है। मेंटल और कोर को भी विभाजित करने वाली एक अशांतति, और कोर को भी दो भाग में विभाजित करने वाली एक अशांतति है। और यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है और भविष्य में भी। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है प्लेट विवर्तनिकी की। कैसे होती है उसको आज हम स्पष्ट कर देंगे। हम कह रहे हैं क्रस्ट का दो भाग होता है। तो यहां पर सबसे पहला जो भाग होता है जो इन दोनों को अलग करता है, अर्थात क्रस्ट को दो भागों में बांटता है, उसका नाम है कोरोनाड। क्या नाम है? कोरोनाड। यहां पे लिख देते हैं, इसका नाम है कोरोनाड। स्पष्ट रखिए। जो क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली असंतति है, ये असंतति है, अर्थात डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी या असंतति दोनों एक ही है। कोरोनाड असंतति। यहां पर जो है इसका नाम है मोहो असंतति। क्या नाम है? मोहो। कोरोनाड हो गया, मोहो हो गया। यहां पर जो मेंटल को दो भागों में बांटता है, इसका नाम है मोहो रेपटी। क्या है? ये है रेपटी। फिर यहां पर है, इसका नाम है गुटेनबर्ग। क्या नाम है? गुटेनबर्ग। और यह नाम है लेहमन। आपसे खूब पूछा जाता है कि कौन किसको अलग करता है। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतर ढंग से हम सरल शब्दों में आपको समझा रहे हैं। क्रस्ट को दो भागों में बांटने का काम कौन करता है? कोनोराड करता है। अगर हम बात करें
क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाला कार्य कौन करता है? तो उसका नाम है मोहू है। फिर मेंटल को दो भागों में बांटने का काम कौन करता है? तो रेपिटी है। इसी प्रकार मेंटल को कोर से अलग करने का कार्य कौन करता है? तो उसका नाम है गटनबार्ग है। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि कोर को दो भागों में बांटने का काम कौन करता, तो उसका नाम लेहमैन है। अर्थात ये देखिए, तब इसके प्रकार का कोई डाउट आपने क्रिएट करिएगा। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसका नाम है अपर क्रस्ट। क्या नाम है? ये है अपर क्रस्ट। नीचे वाले को कहते हैं लोअर लोअर क्रस्ट। ये लोअर क्रस्ट, इसका नाम होगा अपर मेंटल। नीचे वाले का नाम होगा लोअर मेंटल, इसका नाम होगा आउटर कोर। नीचे का नाम होगा इनर कोर। क्या होगा? ये है इनर। बातें तो ठीक है। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर पूछा जाता है। अब जैसे मोह किसके किसके मध्य में है, एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए यह क्रस्ट और मेंटल के मध्य में, दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहेंगे लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के मध्य। तो एज इट इज, जैसा भी आपसे प्रश्न वैसा आपको उत्तर देना है। यहां पर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं, आपको फिर से यहां पर समझना है और फिर से हम बताते हैं। यहां पर इमेज बहुत स्पष्ट तरीके से आपको, अच्छा पीछे आते हैं। यहां पर एक विषय वस्तु और हम आपको डिस्कस कर देते हैं। अगर हम बात करें यह जो रेपटी है यह कितने गहराई पर है, तो रेपटी की जो डेप्थ है ये करीब करीब आपको मिलती है 700 मिलती है, या 700 पर। अर्थात जो मेंटल को दो भागों में बांटने का काम करता है, जो रेपटी है यह 700 किलोमीटर की गहराई पर है। इसी प्रकार जो कोर को दो भागों में बांटने का काम लेहमन करता है, यह कितने गहराई पर है? यह 5150 किलोमीटर पर है, 5150 किलोमीटर पर है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि जो कोनराड है ये कितने गहराई पर है, यह करीब करीब आपको 14-15 किलोमीटर की गहराई पर मिलता है। यह 15 किलोमीटर की गहराई पर मिलता है, जो क्रस्ट को दो भागों में बांटता है। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो क्रस्ट है, ये तो क्रस्ट है ना, ये मेंटल है। यहां पर मेंटल का दो भाग हो गया। अब पुनः आपको एक बात और समझ, यह काफी ध्यानपूर्वक समझ। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इसके ऐसे दो पार्ट होते हैं। फिर से ध्यान रखिए, किसकी हम बात कर रहे हैं? अपर मेंटल, क्योंकि यह मेंटल का अपर पार्ट है, तो अपर मेंटल का दो पार्ट होता है। ध्यान रखिए, हम क्या करें, अपर मेंटल का दो पार्ट। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं अपर, देते हैं अपर मेंटल का अपर पार्ट। अपर मेंटल का अपर पार्ट ये जो है इसको कहते हैं अपर मेंटल का लोअर पार्ट। तो क्रस्ट, क्या क्रस्ट 35 किलोमीटर मोटा, प्लस अपर मेंटल का अपर पार्ट, इन दोनों को जब आपस में मर्ज किया जाता है, अर्थात यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को जब आपस में हम मर्ज करते हैं, यहां से लेकर ये वाला पार्ट, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको कहते हैं स्थल मंडल। क्या कहते हैं? स्थल मंडल। स्पष्ट ध्यान रखिए। और ये जो है यह कितने गहराई पर है? यह 135 किलो पर है, 135। अर्थात 35 किलो, अगर हम स्थल मंडल की बात करें, इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। क्रस्ट अलग है, स्थल मंडल अलग है। ठीक, तो स्थल मंडल में क्रस्ट का संपूर्ण भाग, मेंटल के अपर भाग का अपर पार्ट समाहित करके हम लोग क्या बनाते हैं? स्थल मंडल बनाते हैं। तो स्थल मंडल आपका 135 किलोमीटर मोटा है।
जिसमें 35 किलोमीटर की मोटाई क्रस्ट की है और 100 किलोमीटर की मोटाई किसकी है? मेंटल की। अधिकांश भाग मेंटल ही है स्थल मंडल में, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। आंकड़े इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि प्रश्न जैसा पूछा जाएगा वैसा आपको जवाब देना है। ये बातें तो स्पष्ट हो गई। 135 किलोमीटर मोटा है हमारा स्थल मंडल। कितना इसकी मोटाई है? 135 किलोमीटर। 35 किलोमीटर मोटाई किसकी है? तो यह है क्रस्ट की। और 100 किलोमीटर मोटाई किसकी है? मेंटल की, जिसमें अपर मेंटल का अपर पार्ट शामिल होता है। इसी प्रकार जो अपर मेंटल का लोअर पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं दुर्बल मंडल। क्या कहते हैं? तो कहते हैं दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल को ही हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर। कभी काल पूछा जाता है एस्थेनोस्फीयर क्या है, आपको स्पष्ट होना। इसी प्रकार जो ये वाला पार्ट है, अब ये वाला मतलब मेंटल का लोअर पार्ट, एक होता है अपर मेंटल, एक होता है लोअर मेंटल। ये है लोअर मेंटल। तो लोअर मेंटल जो है इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको कहते हैं मध्य मंडल। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं मध्य मंडल। फर्स्ट ध्यान रखिए, क्या कहते हैं? मध्य मंडल। यहां पर जो पार्ट होता है इसको कहते हैं हम लोग आंतरिक मंडल। क्या कहते हैं? आंतरिक मंडल। तो यहां पर इसी का एक नाम और है जिसको कहते हैं बारी बैरिस्फीयर। फिर यहां पर जो इसको बैरिस्फीयर भी कहते हैं, इसको कहते हैं गुरुमंडल। क्या कहते हैं? गुरुमंडल, अर्थात सबसे भारी है। यह सबसे भारी है, इसको कहते हैं गुरुमंडल और इसी को कहते हैं हम लोग बैरिस्फीयर। तो बैरिस्फीयर और जो गुरुमंडल है यह आपका नीचे वाला पार्ट है। और जो बायरोस्फीयर, कौन सा? पायरोस्फीयर, ये वाला का नाम है पायरो। आपसे कभी काल पूछा जाता है कि पायरोस्फीयर किसका नाम है और किसका नाम बायरोस्फीयर है। तो बायरोस्फीयर आपका कोर है और जो पायरोस्फीयर है एक किसका नाम है? यह आपका मेंटल का जो लोअर पार्ट है। तो इस प्रकार से चार मंडल आपको मिल गए। एक हो गया स्थल मंडल, एक हो गया दुर्बल मंडल, एक हो गया मध्य मंडल और एक हो गया आंतरिक मंडल। क्या है? आंतरिक मंडल। इसी को हम कहते हैं आंतरिक मंडल भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? आंतरिक मंडल। बातें स्पष्ट हो गई। तो किसको हम कहते हैं स्थल मंडल, किसको कहते हैं दुर्बल मंडल, किसको कहते हैं मध्य मंडल, किसको कहते हैं हम लोग आंतरिक मंडल, इसमें आपको किस प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो हमारा कोर है वही है बैरिस्फीयर, वही है गुरुमंडल, वही है। जो हमारा लोअर मेंटल है यही कहलाता है मध्य मंडल। और जो हमारा अपर मेंटल का लोअर पार्ट है वही कहलाता है दुर्बल मंडल या एस्थेनोस्फीयर। अपर मेंटल का अपर पार्ट और क्रस्ट अगर मिला दिया जाता है, उससे जो संरचना बनती है उसका नाम होता है स्थल मंडल, जिसकी मोटाई 135 किलोमीटर है। इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, फिर से इसी को और ज्यादा एलोबरेट करते हैं। यहाँ पर अब हम बात करते हैं, ये है क्रस्ट और यहाँ पर आपको मिलता है ए। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो पार्ट है इसी को हम क्या कहते हैं? स्थल। क्या कहते हैं? स्थल मंडल। तो हम क्या कहते हैं? दुर्बल। तो हम क्या कहते हैं? तो कहते हैं मध्य मंडल। क्या कहते हैं? मध्य मंडल। और इसको क्या कहते हैं? आंतरिक मंडल। यहां पर स्पष्ट होना कि जो आपका स्थल मंडल है यह किस अवस्था में है? यह सॉलिड स्टेट अवस्था में है, यह सॉलिड स्टेट ठोस है। इसी प्रकार अगर हम दुर्बल मंडल की बात करें, यह किस अवस्था में है? यह अर्ध तरल है। कैसा है? अर्ध तरल है। या इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेज। क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेज। इसी प्रकार हम अगर बात करें मध्य मंडल किस स्टेज में है, तो यह पुनः ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है।
लेकिन जो आंतरिक मंडल है, आंतरिक मंडल के भी दो पार्ट हैं, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। जो आउटर कोर है, क्या है? जो आउटर कोर है और एक इनर कोर, दो पार्ट हैं। तो जो इनर कोर है यह पुनः यह लिक्विड स्टेज में है। किस स्टेज में है? लिक्विड स्टेज में है। जो आउटर कोर है यह किस स्टेज में है? सॉलिड स्टेज। आपसे यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट तो ठोस है ही है, मेंटल का भी ऊपर वाला भाग ठोस है, अर्थात स्थल मंडल ठोस है, लेकिन दुर्बल मंडल अर्धतरल है, प्लाज्मा स्टेज है। इसी को हम पांचवी अवस्था कहते हैं। ये प्लाज्मा स्टेज क्या है? इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। भी ध्यान रखिएगा। और यही हमारा मैग्मा चैम्बर भी है। क्या है? मैग्मा चैम्बर भी है। जो मध्य मंडल है ये पुनः ठोस अवस्था में हो जाता है। जो कोर है, कोर का जो आउटर पार्ट है ये भी ठोस अवस्था में है, लेकिन कोर का जो इनर पार्ट है वह पुनः तरल अवस्था में हो जाता है। किस अवस्था में हो जाता है? तरल अवस्था में हो जाता है। तो यह पृथ्वी का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये सब जो स्ट्रक्चर की यहाँ पर परिभाषा दी जा रही है, इन सब के पीछे जो अतीत में सिद्धांत हमने डिस्कस किया है, अभी लिखे थे, उन्हीं सभी सिद्धांतों का एक सम्मिलित यह रूप आपको देखने को मिल रहा है। इसके विषय में हमको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पर किसका किसका क्या क्या योगदान है। तो इतना हमको चर्चा करना था इस आंतरिक संरचना के विषय में। अभी भी तो ऐसे बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमको डिस्कस करना है। जैसे यही जो स्थल मंडल है, इसी स्थल मंडल के बृहद खंड को, क्या? स्थल मंडल के बृहद खंड जो दुर्बल मंडल के ऊपर, क्या? दुर्बल मंडल के ऊपर तैरते हैं। क्या करते हैं? तैरते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पष्ट हो गया? प्लेट क्या है हमारा, यह स्पष्ट होना चाहिए। प्लेट का तात्पर्य यही है कि जो यहाँ पर स्थल मंडल है, स्थल मंडल के जो बड़े बड़े खंड हैं, बृहद खंड हैं, जो किसके ऊपर विस्थापित हो रहे हैं? दुर्बल मंडल के ऊपर हो रहे हैं। उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। अर्थात इसी पश्चात प्लेट की शुरुआत हो जाती है। इसको हम लोग किसी समय पढ़ लेंगे, लेकिन अभी तो हम ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों की ही चर्चा आपके साथ कर रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण हमको नजर आ रहा है वो टॉपिक हम उठा रहे हैं और उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी विस्तृत चर्चा तो आपकी क्लासों में की ही जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और हम लोग फिर मिलेंगे अब कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।